नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय दौरे पर खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने निजी स्कूल के वार्षिकोत्सव में की शिरकत। बता दें आपको, इसके बाद सीएम धामी खटीमा थारू विकास भवन पहुंचे और जनजातीय और अंतर्राष्ट्रीय थारू सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। केंद्रीय रक्षा मंत्री और नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने भी शिरकत की। राज्य सरकार ने जोशीमठ भू धसाव से प्रभावित परिवारों को नई पुनर्वास नीति के तहत क्षतिग्रस्त भवनों का मुआवजा देना शुरू कर दिया है। पहले दिन आपदा प्रभावितों के 3 भवन स्वामियों को चेक के माध्यम से 63.66 लाख रुपए भेजे गए। बता दें आपको कि सरकार के मुआवजे से आपदा प्रभावित संतुष्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने कहा है कि जोशीमठ भू धसाव की घटना को काफी लंबा वक्त हो गया है और अब जाकर सरकार ने केवल 3 ही परिवारों को मुआवजा राशि देने का काम किया है। करण महरा ने कहा है कि आपदा से प्रभावित लोग अब हार चुके हैं, जिसके चलते सरकार से अब जो भी मदद मिल रही है वह उसी से संतुष्ट नजर आ रही हैं। जोशीमठ में भू धसाव से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास का कार्य तेजी से जारी है। उद्यान विभाग की भूमि पर प्री फैब्रिकेटेड भवन निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। बता दें आपको कि ढाक में भी कुछ भवन तैयार किए गए हैं और जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने उद्यान विभाग की भूमि में प्री फैब्रिकेटेड भवन और ढाक में संचालित भवन निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया कि ढाक में बचे निर्माण को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। साथ ही यहां पर जो भवन तैयार हो गए हैं उसमें प्रभावितों को तत्काल शिफ्ट किया जाए। इस दौरान जिलाधिकारी ने पुनर्वास पैकेज के तहत जोशीमठ में आपदा प्रभावित 2 भवन स्वामियों को 38.63 लाख धनराशि के चेक वितरण भी किए हैं। पुनर्वास पैकेज के तहत अभी तक 5 भवन स्वामियों को 1,01,84,254 की धनराशि के चेक बांटे गए हैं। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आगामी 13 मार्च से बजट सत्र शुरुआत इसकी होने जा रही है। इसको लेकर जहां एक और सरकार ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना ली है। सत्र के पहले दिन ही कांग्रेस विधानसभा का घेराव करने जा रही है, जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष करण महरा का कहना है कि केंद्र सरकार की वजह से गिरती हुई अर्थव्यवस्था, प्रदेश में हुई भर्ती घोटाला, अंकिता भंडारी केस में अभी तक वीआईपी का नाम सामने आना, गन्ना समर्थन मूल्य न बढ़ाए जाने सहित कई अहम मुद्दों को लेकर कांग्रेस विधानसभा का घेराव करते हुए सरकार को घेरने का काम करेगी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी हारी सीटों पर विशेष फोकस कर रही है। उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश की 28 सीटों पर पार्टी हार गई थी। पार्टी ने हारी 28 सीटों पर समीक्षा शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 14 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर समीक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि हारी हुई सीटों पर लोकसभा के प्रभारी और संयोजक लगातार बैठक कर रहे हैं। बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत किया जा रहा है। पार्टी ने पूरे देश भर में लगभग 150 सीटें ऐसी छाटी हैं जिन पर विशेष फोकस की जरूरत है, जो हम 2019 में जीते नहीं थे। उसमें से उस केंद्रीय टोली का मैं सदस्य हूं और 5 राज्यों की 28 लोकसभा सीटों को मैं देख रहा हूं, जिसमें जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश है। और उनके लगातार कार्यक्रम, समीक्षा, क्लस्टर इंचार्ज, लोकसभा संयोजक, लोकसभा विस्तारक, लोकसभा के प्रभारी, इन सबसे समय समय पर बैठक होकर के अब तक के किए गए काम की समीक्षा हो रही है और आगे के लिए उनको क्या काम होना है बताया जा रहा है।
गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बने हुए आज पूरे 3 वर्ष हो चुके हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुख्यमंत्री होते हुए घोषित की गई थी। वहीं गैरसैंण की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने पर 3 साल पूरे होने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुशी जाहिर करते हुए सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज के दिन हमने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था, उसके बाद से ही लगातार गैरसैंण में विकास कार्य आगे बढ़ रहा है। आज 4 मार्च है और आज गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषणा के 3 वर्ष हुए हैं। पहले तो मैं सभी उत्तराखंड वासियों को बहुत बधाई देता हूं कि आज ग्रीष्मकालीन राजधानी के 3 वर्ष पूरे हुए हैं और 8 जून को इसकी अधिसूचना जारी हो गई थी, गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया था। जो विधिक जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हुई हैं। उसके साथ ही वहाँ पर तमाम डेवलपमेंट के काम भी वहाँ पर शुरू हुए हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल हो, एस्ट्रो विलेज हो, पानी की व्यवस्था हो, डबल लेन का काम हो, स्टेडियम का काम हो, कॉलेज का सुदृढ़ीकरण का काम हो। ऐसे अनेक काम वहाँ पर जो एक ग्रीष्मकालीन राजधानी की फ्यूचर की जो ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, उस दृष्टि से वहाँ पर शुरुआत हुई है। मिनी सचिवालय का है, पुलिस का है, हेलीपोर्ट का है, ऐसे तमाम वहाँ पर जो काम कुछ सब पूरे हो गए हैं, कुछ काम वहाँ पर जारी हैं। हम आशा करते हैं कि आगे चल करके पर्वतीय राज्य का जो कॉन्सेप्ट है उसके आधार पर वहाँ का विकास होगा। में आगे बढ़ते हैं। राजधानी देहरादून के कोतवाली पटेल नगर के भंडारी बाग क्षेत्र इलाके में 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है, जिसकी सूचना पर एसपी सिटी सरिता डोभाल सीओ सिटी के साथ मौके पर पहुंची और बताया भी जा रहा है कि मृतक कमलेश धवन घर के अंदर अकेली रहती थी। मौके पर पहुंचा पुलिस को घर के अंदर सामान बिखरा हुआ मिला, जिसके आधार पर पुलिस लूट की वजह से हत्या की आशंका जता रही है। महिला के घर में कुछ समय पहले भी चोरी हुई थी। वहीं रामनगर कोतवाली पुलिस ने करीब 5 महीने पहले धोखाधड़ी के एक मामले में फरार चल रहे 20,000 रुपए के इनामी आरोपी को उड़ीसा से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी पर पिछले साल 7 अक्टूबर ग्राम खेड़ा थाना सरधना जिला मेरठ के गौरव कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के बाद पता चला कि आरोपी ने फर्जी दस्तावेज लगाए थे। ऑनलाइन सत्यापन के दौरान आरोपी का यह फर्जीवाड़ा पकड़ा गया था, जिसके बाद उसके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। 5 महीने से फरार चल रहा आरोपी उड़ीसा के भुवनेश्वर से सीआईएसएफ के खारावाला रीजनल ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण ले रहा था। देखिए, अक्टूबर माह में कानून गो यहाँ रामनगर के कानून गो ने राजस्व निरीक्षक ने प्रवीण त्यागी ने एक मुकदमा हमारे यहाँ दर्ज करवाया था। इन्होंने बताया था कि ऑनलाइन एक व्यक्ति ने, गौरव कुमार नाम के व्यक्ति ने ऑनलाइन स्थायी निवासी प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किया है। जब इसके कागजातों का वेरिफिकेशन हुआ तो इसके कागजात फर्जी पाए गए। इसने स्थानीय व्यक्तियों के नाम को कोट करके और गलत तरीके से कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर यहाँ अप्लाई किया था और इसका फर्जीवाड़ा जब सामने आया तो तहसीलदार के निर्देश पर कानूनगो के द्वारा हमारे यहाँ मुकदमा अक्टूबर माह में पंजीकृत कराया गया था। तब से ये अभियुक्त गौरव कुमार लगातार फरार चल रहा है। ये मेरठ का रहने वाला था और इसी बीच ये सीआईएसएफ में अपने मूल दस्तावेजों के आधार पर भर्ती भी हो गया था और वर्तमान में भुवनेश्वर में उड़ीसा में ट्रेनिंग कर रहा था सीआईएसएफ के ट्रेनिंग सेंटर में। तो इस मुकदमे के विवेचक हैं राजेश जोशी। कोतवाल साहब के निर्देशन में टीम का गठन करके ये टीम रवाना की गई थी उड़ीसा में। तो ये कल दिनांक 3 मार्च को इसे ट्रेनिंग सेंटर से गिरफ्तार किया।
वहीं उत्तराखंड पुलिस ने आपको बता दें कि उत्तराखंड पुलिस के मुखिया अशोक कुमार ने मंगलूर कोतवाली का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को अच्छे आचरण के साथ ही लोगों की समस्याओं के समाधान और पीड़ितों को न्याय दिलाने की बात कही है। मंगलूर कोतवाली पहुंचे डीजीपी अशोक कुमार को सबसे पहले गार्ड ने सलामी दी और उसके बाद उन्होंने कोतवाली में उप निरीक्षक विवेचना के लिए बनाए गए कक्ष का लोकार्पण किया। डीजीपी अशोक कुमार ने अभिलेखों को जांचने परखने के बाद अभिलेखों की संख्या और रखरखाव की जानकारी ली और अभिलेखों को ऑनलाइन करने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान डीजीपी अशोक कुमार महिला केंद्र में पहुंचे और कर्मियों के लिए बने आवासों का भी निरीक्षण किया। वहीं डीजीपी ने नशे के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत भी की। कोतवाली मंगलोर का वार्षिक निरीक्षण किया और इनका जो कैंपस है, भवन है, बैरक्स हैं, माल खाना है, ऑफिस है, महिला हेल्प डेस्क है, वो सब जवानों का मेस है, उस सब को क्लोजली बारीकी से उसका निरीक्षण किया। और साल भर में थाने में जितना अपराध हुआ है, जितनी दुर्घटनाएं हुई हैं, उन सब के बारे में भी क्रिमिनल्स का हर एक का विस्तार से एनालिसिस किया। ओवरऑल कुल मिलाकर के थाने की कार्यप्रणाली बहुत अच्छी पाई गई, बहुत अच्छा काम यहाँ पे हुआ है। अपराध भी ओवरऑल बहुत कम है, विशेषकर हत्या में बहुत बड़ी कमी है। 2021 में 10 हत्याएं थी, 22 में 3 है। जो भवनों का रखरखाव अच्छा है, कार्यालय भी अच्छे से चल रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड बहुत अच्छा मेंटेन किया गया है। कुछ एक चीज़ें जो डायरेक्शन हमने और भविष्य के लिए दिए हैं, एक तो अपराध में सब जगह अपराध नियंत्रित है। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने सुबह अचानक नगर निगम देहरादून निरीक्षण किया और आपको बता दें कि सल नगर निगम में सूचना के अधिकार से मांगी गई जानकारियां देर से देने और कई जानकारियों को लेकर लापरवाही की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद ये निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में नगर निगम की खामियां देखने को मिली, जहां रिकॉर्ड रूम में हाल ही में फाइल चोरी भी सूचना आयुक्त भट्ट ने नाराजगी भी जताई। वहीं सूचना के अधिकार के मैनुअल न मिलने पर भी अधिकारियों को फटकार लगाकर 5 महीने में इसको मेंटेन करने के निर्देश दिए गए। उनके औचक निरीक्षण नहीं था, इसकी प्रायर इन्फॉर्मेशन नगर निगम को दी गई थी और आने का मकसद हमारा ये है यहाँ पर, क्योंकि पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट का ये पब्लिक डीलिंग इंस्टीट्यूशन है और यहाँ से जनता की अपेक्षाएं ज़्यादा होती हैं। तो जो सूचना का अधिकार जनता के पास एक, जिसको हम कह रहे हैं अचूक हथियार है, खास करके डेमोक्रेसी के लिए, तो वो मजबूत हो और उसमें लोग जागरूक हों और जो विभाग है उसमें उसके प्रति जो है जागरूकता बनी रहे। राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आने वाले आवेदनों का निस्तारण हो, पब्लिक को सूचना मिले और जो लोकतंत्र हम मजबूत करने की बात कर रहे हैं वो लोकतंत्र मजबूत हो, सरकारों को भी उसमें मदद मिले, इसलिए आने का होता रहा। जहाँ तक सवाल निरीक्षण इसीलिए किया गया कि जो RTI के प्रोविजन है उसके तहत व्यवस्था बनाई गई है, नहीं बनाई गई है। निश्चित तौर पर कुछ कमियां हैं, लेकिन नगर आयुक्त महोदय से और बाकी जो लोक सूचना अधिकारी हैं, विभागीय अपीली अधिकारी हैं, इनसे बात हुई है। जो और पटल देखते हैं उनसे विस्तृत बात हुई है। एक जो मुख्य उद्देश्य है कि सूचना का अधिकार को लेके नकारात्मकता जो बनी हुई है वो खत्म होनी चाहिए। पौड़ी जिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रवीण कुमार ने लापरवाही के आरोप में स्वास्थ्य केंद्र दुगड्डा के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सहित 6 कर्मियों का स्थानांतरण किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को बीते लंबे समय से ही प्रभारी चिकित्सा अधिकारी समेत मेडिकल और गैर मेडिकल स्टाफ के स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही बरतने और घोटाले करने की शिकायतें मिल रही थी। गर्भवती महिलाओं के प्रसव के दौरान लापरवाही बरतने, आपको बता दें कि NHM कर्मियों द्वारा पल्स पोलियो अभियान के दौरान प्रयोग में लाए जाने वाले वाहनों के बजाय पेट्रोल को निजी वाहनों में डाले जाने की शिकायत मिल रही थी। इसी के साथ ही हर दिन उपस्थित कर्मियों को रजिस्टर में जबरन अनुपस्थित दिखाने की भी शिकायतें मिल रही थी, जिसकी जांच अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी से करवाई गई तो जांच में सभी आरोप सच साबित हुए। देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दुगड्डा में काफ़ी समय से अनियमितताओं की शिकायतें लगातार आ रही थी। कई कर्मचारी अनुपस्थित पाए जाते थे, उनका वेतन आहरित हो जाता था। अन्य भी और कई प्रकार की अनियमितताएं आ रही थी। विभाग के जितने भी कर्मचारी थे सब आपस में एक दूसरे की लेग पुलिंग वाला काम हो रहा था। तो काफ़ी समय से ये स्थिति बनी थी। मेरे द्वारा कई बार उनको मौखिक और लिखित रूप में भी उनको चेतावनी जारी की गई है।
तो फिर इसी संबंध में एक मीडिया कर्मी द्वारा भी जिलाधिकारी महोदय को भी शिकायत की गई थी इस संबंध में। तो उसका संज्ञान लेते हुए मेरे द्वारा वहाँ पर जांच कराई गई और जांच अधिकारी द्वारा जो अनियमितताएं पाई गई उसके संबंध में मेरे द्वारा उनसे जितने भी उसमें कर्मी लिप्त थे सभी को तत्काल प्रभाव से वहाँ से हटाते हुए अन्य जिले में अन्यत्र जो है उनको समायोजित कर दिया है। अगली खबर का रुख करते हैं। रुड़की के गंगनगर कोतवाली क्षेत्र में अंबा तालाब मोहल्ले में सरे बाजार एक बाइक सवार युवक को लेन देन के मामले को लेकर गोली मार दी गई। गोली लगने के बाद युवक बाइक से गिर गया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद बाजार में अफरा तफरी मच गई। घायल युवक को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के पीछे की वजह का खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है। गंगनगर कोतवाली क्षेत्र के सिलियर सल्हापुर गांव के रहने वाले मुकीम का पुहाना गांव के कुछ युवकों के साथ रुपये के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों पक्षों के बीच करीब 10 दिन पहले पुहाना गांव में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद से दोनों पक्षों में रंजिश चल रही थी। शुक्रवार की शाम को मुकीम अपने रिश्तेदार अजीम के साथ किसी काम से रुड़की आया था, जहां से वह बाइक से अंबा तालाब के बाजार से निकल रहा था। अंबा तालाब में ही एक दुकान में दूसरे पक्ष के युवक बैठे हुए थे। इनमें से एक युवक ने मुकीम पर गोली चला दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। रामनगर के ज्वालावन क्षेत्र में पेड़ गिरने से एक मजदूर की मौके पर मौत हो गई। वन निगम की ओर से ज्वालावन क्षेत्र में पेड़ कटान का कार्य चल रहा था। मधुसूदन मांझी मजदूर पेड़ कटान का काम कर रहा था और मजदूर पेड़ के नीचे खड़ा था। इसी दौरान पेड़ की एक बड़ी टहनी टूटकर उसके ऊपर जा गिरी, जिससे कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद मजदूरों ने घायल मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर्स ने घायल मजदूर को मृत घोषित कर दिया। रानीखेत में उत्तराखंड पेयजल निगम के सभी अभियंता कार्य बहिष्कार पर चले गए। इस मौके पर अभियंताओं ने अधिशासी अभियंता पर सभी नवनियुक्त अभियंताओं को मानसिक प्रताड़ित करने का आरोप लगाया और उन्हें पद से हटाने की मांग की। आंदोलनकारी अभियंताओं का अधिशासी अभियंता समीर प्रताप सिंह पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि अधिशासी अभियंता समीर प्रताप सिंह तानाशाही तरीके से काम कर रहे हैं, जिसकी शिकायत और उनके स्थानांतरण को लेकर उन्होंने शिकायत पत्र भेजा था, पर शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने पर सहायक अभियंता, अपर सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता अनिश्चित कार्य बहिष्कार पर चले गए। मंडल अध्यक्ष बीसी जोशी ने बताया कि अधिशासी अभियंता समीर प्रताप सिंह समय यानी कि नियम विरुद्ध कार्य करने के लिए नवनियुक्त अभियंताओं के ऊपर दबाव बना रहे हैं और विरोध करने पर उन्हें उनकी परिवीक्षा अवधि में उनकी सेवा समाप्त करने की धमकी दी जा रही है। होली त्योहार को देखते हुए प्रशासन ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चला रखा है। होली में बढ़ती मांग को देखते हुए मिलावटखोर हानिकारक केमिकल से दूध, पनीर और मावे को बनाते हैं। मिलावटखोरी को रोकने के लिए डीएम ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं और दुकानों से जांच के लिए नमूने लेने और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे जाने के निर्देश भी दिए हैं। इसी कड़ी में खाद्य सुरक्षा आयुक्त के निर्देश पर होली त्योहार के मद्देनजर मिठाई की दुकान, दूध की डेयरी में सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।